दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 15 अगस्त के दिन पूरे देश ने आज़ादी का जश्न मनाया। 79वीं यानी 79 वर्षगांठ पर पूरे देश में जोशो उल्लास और खुशी का माहौल देखने को मिला। ये बात दूसरी है कि अंदर से किसी को कोई खुशी नहीं थी। कारण ये था कि देश में जिस तरीके की समस्याएं चल रही हैं उसको लेकर सरकारें बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं दिख रही हैं। लाल किले से, दिल्ली के लाल किले से एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12वीं बार भाषण दिया, जो अब तक का सबसे लंबा भाषण रहा। 103 मिनट तक प्रधानमंत्री ने अपना भाषण दिया। और दिलचस्प बात यह है, भाषण की शुरुआत में उन्होंने देश की ऐसी संस्था के बारे में चर्चा शुरू कर दी जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उसने आज़ादी की जंग में कोई हिस्सा नहीं लिया था, बल्कि अंग्रेज़ों के साथ मिलकर आज़ादी की जंग को कमज़ोर करने का काम किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले के प्राचीर से आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में काफ़ी देर तक चर्चा की और उसको श्रेष्ठ संस्था बताया। यहाँ तक कि उन्होंने उसको एनजीओ कह दिया। इस बात को लेकर पूरे देश में चर्चा चल रही है। वहीं दूसरी तरफ संघ भी प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण से हक्का बक्का रह गया कि उसको एनजीओ क्यों कहा गया, जबकि संघ का कहना है कि वो एक गैर राजनीतिक दल है और वो देश के निर्माण और समाज को अच्छा माहौल देने के लिए, समाज को स्वस्थ रखने के लिए वो काम कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे किसी अन्य क्षेत्र में हो जिससे कि समाज उत्थान किया जा सके, उसको लेकर संघ हमेशा काफ़ी दिनों से यानी लगभग 100 साल होने जा रहे हैं, उसको संघ को इसी रूप में देखा जाता है कि वो शिक्षा, चरित्र और देश के उत्थान के लिए काम करता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले के प्राचीर से जिस तरीके से संघ की खुशामद की, उससे साफ दिख रहा है कि उनको अपने पैरों की ज़मीन खिसकती दिख रही है। एक बार यानी 12वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से दिखे तो जरूर, उन्होंने अपने आप को मजबूत दिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके चेहरे पर हताशा और कमजोरी के जो सिम्टम्स होते हैं वो साफ नज़र आ रहे हैं। उन्होंने केवल संघ परिवार की बढ़ाई करते हुए उनको जिस तरीके से उनकी शान में संघ की खुशामद करते दिखे, क्योंकि संघ प्रमुख ने ये संकेत दे दिए हैं कि अब आप 75 साल के हो रहे हैं, आपको सत्ता छोड़नी पड़ेगी। इस बात से घबराए अपनी ज़मीन छिनती देख प्रधानमंत्री मोदी ने यह तय कर लिया कि अब वो अगले 5 साल तक सत्ता से चिपके रहेंगे। लेकिन इस बात के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत बिल्कुल भी तैयार नहीं दिख रहे हैं। उनका कहना है कि अब आप सत्ता मोह छोड़कर, आपने जिस तरीके से लोगों को पथ प्रदर्शक मंडली में बैठा दिया, अब आपको भी वहां जाना होगा। दशक रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म कर रहा है, लेकिन अब हमें और नई ताकत से जुड़ना है। पिछले दिनों हमने कई रिफॉर्म्स किए, एफडीआई हो, इंश्योरेंस कंपनी की बात हो, विश्व की यूनिवर्सिटीज को भारत के अंदर स्थान देने की बात हो, कई रिफॉर्म्स किए हैं। 40,000 से ज्यादा अनावश्यक कंप्लायंसेस को हमने खत्म किया है। इतना ही नहीं, करीब 280 से ज्यादा धाराएं हमने समाप्त करने का निर्णय किया है। और साथियों, सिर्फ आर्थिक मोर्चे पर ही रिफॉर्म नहीं, हमने नागरिक के जीवन को भी आसान बनाने के लिए रिफॉर्म किए। इनकम टैक्स रिफंड की बात हो, रिफॉर्म का परिणाम है। फेसलेस असेसमेंट की बात हो, रिफॉर्म का परिणाम है। 12 लाख तक आज
इनकम टैक्स से मुक्ति दे देना, देश का जो भविष्य बनाने में उत्सुक है ऐसा मेरा मध्यम वर्ग का परिवार आज खुला नहीं समा रहा है। नागरिक के अंदर अपनेपन का भाव है, संवेदनशीलताओं से भरा हुआ है। हमने रिफॉर्म की यात्रा को तेज करने के लिए बीड़ा उठाया। हम बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं चाहता हूं देशवासियों, देश के लिए कर रहा हूं, मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूं, किसी का बुरा करने के लिए नहीं कर रहा हूं। मेरे राजनीतिक दल, मेरे प्रतिस्पर्धी साथी भी देश की इस उज्जवल भविष्य के लिए आगे आए, हमारा साथ दें। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात हो, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की बात हो, पॉलिसी रिफॉर्म की चर्चा हो, प्रोसेस रिफॉर्म की चर्चा हो, प्रोसीड्यूरल रिफॉर्म्स करने की जरूरत हो, हर प्रकार के रिफॉर्म्स ये आज हमने मकसद बना करके चले हैं। देश के तिरंगे को अपने संघ के मुख्यालय पर झंडा नहीं फहराया, हमेशा केसरिया झंडे को उन्होंने प्राथमिकता दी, राष्ट्रीय ध्वज को अपमान किया। उसके लिए, उस संघ के लिए प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से उनकी शान में कसीदे पढ़ रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी, देश की सरकार और आरएसएस देश के संविधान को नहीं मानने वाले हैं। और हमेशा आपको याद होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर के कानून की जो उन्होंने संविधान बनाया था, उसको जलाने में आरएसएस और भाजपा का, आरएसएस का बहुत बड़ा योगदान रहा। उनके फोटो जलाए गए, उनके बारे में अपमानजनक टिप्पणियां की गई। ऐसे संघ के बारे में लाल किले के प्राचीर से देश के स्वतंत्रता की, आज़ादी के जंग के वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री मोदी फूले नहीं समा रहे हैं। जिस तरीके से वो संघ की शान में अपने आप को नतमस्तक किए जा रहे हैं, इससे देश की संविधान और देश की आज़ादी का महत्व कम होता जा रहा है। इससे साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस देश की एकता और अखंडता के लिए एक बड़े दुश्मन बनते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से 11 साल में भारतीय जनता पार्टी और संघ ने देश को में सांप्रदायिक माहौल बनाने में अहम भूमिका निभाई है। जब से सरकार कायम हुई है तब से अब तक हिंदू, मुस्लिम, दलित और क्रिश्चियन के साथ में जिस तरीके से लोग उनको नफरत की निगाह से देख रहे हैं, उनके खिलाफ में आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं और सरकार और सांप्रदायिक होती जा रही पुलिस सरकार के इशारे पर इन लोगों को टारगेट कर रही है। जो लोग आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं, उन्हें सरकार टच भी नहीं करती, छूती भी नहीं, और उन्हीं के इशारों पर पुलिस, जिसका काम संविधान के हिसाब से चलना होता है, वो सरकार और राजनीतिक दल के इशारे पे काम कर रही है। पिछले कई सालों से देखा जा रहा है कि जब भी चुनाव आने की आहट होती है, देश में सांप्रदायिक दंगे, आगजनी और हिंसक झड़पें शुरू हो जाती हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक दल समझ गए हैं कि देश को अपनी मुट्ठी में करना है तो सांप्रदायिकता ही उनके लिए वरदान है। इससे साफ हो रहा है हिंदू, मुस्लिम और अन्य लोगों को आपस में लड़ाते रहो, ताकि उनके सामने जो मुख्य समस्याएं हैं, महंगाई है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, देश की सुरक्षा है, इन सब मामलों को वो गौड़ कर देते हैं। लोगों को आपस में लड़ाने भिड़ाने का काम करके वो देश में सत्ता में काबिज रहने की साजिश में जुटे रहते हैं। हमारा स्पष्ट मत है, ये देश सिर्फ सरकारें नहीं बनाती है, ये देश राज सत्ता पर विराजमान लोग ही नहीं बनाते हैं, ये देश शासन की धुरा संभालने वाले नहीं बनाते हैं। ये देश बनता है कोटि कोटि जनों के पुरुषार्थ से, ऋषियों के, मुनियों से, वैज्ञानिकों के, शिक्षकों के, किसानों के, जवानों के, सेना के,
मजदूरों के, हर किसी के प्रयास से देश बनता है। हर किसी का योगदान होता है, व्यक्ति का भी होता है, संस्थाओं का भी होता है। आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा। सब कुछ कुर्बान है मेरे देश के लिए। मेरे खून का एक एक कतरा मेरे देश के लिए, मेरे शरीर का एक एक कतरा, मेरी जिंदगी का एक एक पल मेरे देश के लिए। मेरे देश को बचाने के लिए मैं पूरे देश में जाऊंगा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है। दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी, तो उस पर भी आऊंगा मैं। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से लाल किले के प्राचीर से संघ की खुशामद की, संघ के आगे अपने आप को नतमस्तक करते हुए यह जताने की कोशिश की, उनके लिए संघ बहुत महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा जिस तरीके से 2024 के आम चुनाव के पास संघ ने मोदी के कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ कर दिया था कि संघ की अब भारतीय जनता पार्टी को कोई ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी स्वयं इतनी सक्षम हो गई है कि संघ का और उसका रास्ता दोनों अलग है। लेकिन जब 2024 के आम चुनाव का परिणाम सामने आता है तो एक बार भारतीय जनता पार्टी को ज़बरदस्त झटका लगता है। उसको समझ में आ गया कि संघ के बिना उनका अस्तित्व नहीं है। संघ के जो कार्यकर्ता होते हैं वो गांव, गली, मोहल्ले और छोटे छोटे कस्बों में जाकर देश के लिए यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं और
उन्हीं की वजह से भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरह के घमंड में चूर हो गई कि उन्होंने संघ प्रमुख और संघ की बेइज्जती करते हुए कहा कि अब आपको भारतीय जनता पार्टी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपकी अब हमें कोई ज़रूरत नहीं। भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में पाकिस्तान पर काफ़ी लंबे चौड़े वक्तव्य दिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भारतीय सेनाओं ने घुटनों पर ला दिया था। भारतीय सेना ने जिस तरीके से पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान में रह रहे बने हुए आतंकी ठिकानों पर हमला किया, ये बात सच है कि भारतीय सेना बहुत ही साहसी और कर्तव्यनिष्ठ सेना है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरीके से भारतीय सेना पाकिस्तान के अंदर घुसकर अपने साहस और शौर्य का प्रदर्शन कर सकती थी, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने ये युद्ध विराम क्यों कराया, ये जनता पूछ रही है। राजनीतिक दल भी सवाल कर रहे हैं कि जब हम पाकिस्तान के सीने पे सवार थे तो हमें युद्ध विराम करने की ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि हमें युद्ध विराम करना पड़ा। अब विपक्षी दल ये पूछते हैं कि युद्ध विराम की सूचना हमें अपने देश से नहीं आती, अपने सरकार से नहीं आती, बल्कि एक विदेशी यूएसए के प्रेसिडेंट ट्रंप अपने ट्वीट से बताते हैं कि मैंने, यानी कि यूएसए के प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के कहने पर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम हुआ। सवाल तो बनता है कि जब हम जीत रहे थे तो हमको युद्ध विराम की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमें ऐसी कौन सी मजबूरी पड़ गई कि पाकिस्तान के ऊपर न जाने कितने आरोप भारत सरकार ने लगाए। ऐसी क्या मजबूरी थी कि हमें पाकिस्तान के कहने पर या अमेरिका के कहने पर आपको युद्ध विराम करने की ऐसी कौन सी मजबूरी थी? क्या इसके पीछे ट्रंप का दबाव था? और ट्रंप इस चीज़ को लगभग 30 बार दोहरा चुके हैं कि पाकिस्तान और भारत में जो युद्ध विराम हुआ वो मैंने कराया।